डिस्कस कर लेंगे उसके बाद, भले ही चाहती हूँ ना। पहले ग्रेविटेशन कर लेते हैं, ज्यादा नहीं बचा है ना। पिछली क्लास में देखो हमने इतनी तो बात पढ़ ही ली थी। क्या क्या बात पढ़ ली थी कि जो बिगेस्ट डायमीटर होती है उसको बोलते हैं मेजर एक्सिस। जो शॉर्टेस्ट डायमीटर होती है यानी बिगेस्ट डायमीटर के परपेंडिकुलर उसको बोलते हैं माइनर एक्सिस। ये होता है ए को बोलते हैं लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। ये होता है बी, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस। ठीक है, और इसेंट्रिसिटी होती है अंडर रूट ऑफ 1 - b² / a²। दो पॉइंट्स होते हैं इलिप्स के मेजर एक्सिस पर जिनको बोलते हैं फोकाई। और जैसे f1 का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -AE,0, f2 का कोऑर्डिनेट हो जाएगा AE,0। और इलिप्स पे लाई करने वाले किसी भी पॉइंट की इन दोनों से डिस्टेंसेस का सम जो होता है वो कांस्टेंट होता है। PF1 + PF2 इज कांस्टेंट। और वो कांस्टेंट कुछ और नहीं, मेजर एक्सिस की लेंथ के बराबर ही होता है। और जैसा कि गैलीलियो ने बताया था कि जो सन का सेंटर है वो लाई करता है कहाँ पर, एट द फोकस, और प्लैनेट इसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। जब प्लैनेट यहाँ पे होता है तो उसकी सन के सेंटर से डिस्टेंस मिनिमम होती है, और इस पोजीशन को बोलते हैं पोजीशन ऑफ पेरिजी या पेरीहीलियम। जब प्लैनेट यहाँ पे होता है तो उसकी सन के सेंटर से डिस्टेंस सबसे ज्यादा होती है, उस पोजीशन को बोलते हैं अपोजी या एपहीलियम। ये डिस्टेंस आर मैक्स। इसेंट्रिसिटी इज अ पैरामीटर। जैसे रेडियस क्या होता है, रेडियस तो बेसिकली सेंटर से किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस रेडियस होगी, राइट। इसेंट्रिसिटी क्या होता है, रेडियस से हमें क्या पता चल जाता है, पता चल जाता है सर्कल कितना छोटा है कितना बड़ा है। 1 सेंटीमीटर का रेडियस और 100 सेंटीमीटर का रेडियस। तो यहाँ पर क्या है, इसेंट्रिसिटी से हमें पता चल जाता है कि इलिप्स कितना फ्लैट है या कितना राउंड। इफ इसेंट्रिसिटी इज क्लोज टू 0 दैट मींस ellipse is round. If its eccentricity is close to 1 that means it is absolutely flat, right? तो eccentricity is parameter of an ellipse, जो कि आपको पता, उससे पता लग जाता है कितना फ्लैट है या कितना राउंड है ना। फिर मैथ्स के टर्म्स में इसेंट्रिसिटी की डेफिनेशन अलग होती है। रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन द इलिप्स फ्रॉम लेटस रेक्टम एंड फोकाई इज कॉल्ड एज इसेंट्रिसिटी। वो अलग डेफिनेशन है ना। उसके बारे में अभी अपन बात, वो तो मैथ्स वाले बताते रहेंगे। तो अपने काम का तो इसेंट्रिसिटी इतना ही है। ठीक है बच्चों। देयर इज नथिंग ऑन F2। F2 में कुछ नहीं होता, ठीक है। F2 में कुछ नहीं होता। मिनिमम डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम सेंटर ऑफ सन हो जाता है A - AE।
तो वो हो जाएगा a इंटू 1 माइनस ई। मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम सेंटर ऑफ सन हो जाता है a प्लस ए ई, या a इंटू 1 प्लस आर मैक्स और आर मिनिमम का रेशो अगर आप देखोगे तो वो बराबर हो जाएगा 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई के। तो ये बेसिकली क्या है, अगर सन से भी कोई बड़ा चार्ज यूनिवर्स में आकर सन को टकरा जाए, सन की पोजीशन F1 से F2 पे शिफ्ट हो जाए, देन क्या होगा? सन से भी बड़ा स्टार है ना कोई, आप ऐसा कहना चाहते हैं? बड़ी मुश्किल हो जाएगी यार अचानक से, है ना। ऑब्वियसली क्या है, सन रिवॉल्व कर रहा है। नहीं नहीं, सन तो रिवॉल्व नहीं करेगा। देखो अभी ऐसी हाइपोथेटिकल बात अभी आप बाद में पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो क्या है, will not deviate, वो देखो ऐसा है। ये हुआ केपलर का पहला लॉ, इसमें ये सारी चीजें केपलर ने बता दी, भाई ऐसे ऐसे होता है, यूं रिवॉल्व करता है, कई सारे। अब केपलर सेकंड लॉ पे आता है। क्या होता है केपलर सेकंड लॉ? देखो ओरिजिनली जो उन्होंने दिया था वो तो क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि द पोजीशन ऑफ अ प्लैनेट या पोजीशन वेक्टर ऑफ अ प्लैनेट with respect to the center of the sun sweeps equal area in equal intervals of time. Sweeps equal area in equal intervals of time। मतलब उनके कहने का क्या मतलब था कि ये इलिप्स है और ये इलिप्स की मेजर एक्सिस है
और मान लो कि ये दो फोकस हैं, यहाँ पर सन का सेंटर है, प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है, कभी सन के पास आ जाता है, कभी सन से दूर चला जाता है। तो उन्होंने ये बताया कि अगर हम बराबर बराबर टाइम इंटरवल कंसिडर करें, किसी t1 टाइम से t1 प्लस dt टाइम, और यहाँ पर भी t2 टाइम से t2 प्लस dt टाइम, मतलब टाइम इंटरवल बराबर बराबर है, तो दोनों टाइम में जो ये एरिया स्वीप करेगा वो बराबर बराबर, इट विल स्वीप इक्वल एरिया। ये दोनों डी और डी दे विल बी इक्वल। या इसको दूसरे शब्दों में ऐसे भी लिखा जा सकता है कि डी ए बाई डी टी इज कॉन्स्टेंट। अब देखो ये जो अपन ने एरिया स्वेप्ट निकाला है, ये जो एरिया स्वेप्ट हमने निकाला है वो अगर डी ए है और डी टी टाइम में स्वीप हो रहा है, तो डी ए बाई डी टी की वैल्यू जो रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी। डी ए बाई डी टी रिमेन्स कांस्टेंट। देखो ये एरिया डी ए एरिया किस पे डिपेंड करेगा, इस लेंथ पे डिपेंड करेगा ना, डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सेंटर ऑफ सन पे डिपेंड करेगा, है ना। और ये प्लैनेट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है इस पे भी डिपेंड करेगा, इस लेंथ पे डिपेंड करेगा और इस पे डिपेंड करेगा। सिमिलरली इस वाली लेंथ पे डिपेंड करेगा और इस पे डिपेंड करेगा, ये ऐसा। तो बात क्या है, क्या होगा, नहीं इसका देखो केपलर डिड इट ऑन ऑब्जर्वेशंस, बट वी कैन प्रूव दिस, है ना, हम इसको प्रूव कर सकते हैं। नाउ दैट वी नो मेनी लॉस, तो हम इसको प्रूव कर सकते हैं। देखो कैसे, देखो होता क्या है, जब प्लैनेट सन के पास में होता है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, स्पीड बढ़ने से ये वाली अलोंग द आर्क जो लेंथ चल रहा है सेम टाइम में वो बढ़ जाती है। जब प्लैनेट सन से दूर होता है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, तो ये लेंथ बढ़ गई, लेकिन ये जो पाथ लेंथ जो चल रहा है वो कम हो जाती है ना, सच दैट इन सेम टाइम इट स्वीप्स इक्वल एरिया एंड इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। मतलब जब वो पेरिजी पर होगा तो उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी, और अपोजी पर जब होगा तो उसकी स्पीड सबसे कम होगी। एट पेरिजी द वेलोसिटी इज मिनिमम मैक्सिमम, है ना, जब डिस्टेंस मिनिमम है तो वेलोसिटी मैक्सिमम, जब डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाएगी उस समय पर वेलोसिटी मिनिमम।
अब देखो क्यों है ये, इस एरिया को निकालते हैं अपन। मान लेते हैं कि यहाँ पर वेलोसिटी v है, इस इंस्टेंट पर वेलोसिटी v है, और ये जो वेलोसिटी है वो पोजीशन वेक्टर के साथ एंगल बनाती है फाई, पोजीशन वेक्टर के साथ एंगल बनाती है फाई। अब ये वाली जो डिस्टेंस है इसको तो v dt लिख सकते हैं, और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी v dt साइन फाई। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी ये वाली, वो हो जाएगी v dt साइन फाई। ये v dt हो गया, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी v dt साइन फाई। तो ये जो एरिया है इसको हम अप्रोक्सीमेटली एरिया ऑफ ट्राइंगल की तरह से डील कर सकते हैं। तो डी ए की क्या वैल्यू हो जाएगी, हाफ इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितना है r, लेंथ इज r, एंड व्हाट इज हाफ इंटू लेंथ इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू, बेस हो जाएगा r, ये r हो गया, और हाइट हो जाएगी ये वाली वैल्यू विच इज v dt साइन फाई। तो डी ए बाई डी टी, देखो डी ए बाई डी टी बेसिकली क्या हो गया आपका, वी आर साइन फाई बाई, ये हो गया वी आर साइन फाई बाई, ठीक है। अब इस समय पर अगर मैं पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम लिखूं, एंगुलर मोमेंटम, तो क्या एंगुलर मोमेंटम एम वी आर साइन फाई के बराबर आएगा। दिस इज इंस्टेंटेनियस एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। ठीक, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, एम वी आर साइन फाई, राइट। एंगुलर मोमेंटम इज एम वी आर साइन फाई। तो व्हाट इज एंगल फाई, देखो फाई इज एंगल बिटवीन v वेक्टर एंड r, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल फाई, है ना। मतलब कैसा, देखो यहाँ पे मैं एक बार बता देता हूँ। जैसे ये यहाँ पर फोकस है, सन का सेंटर है, तो ये है, और इधर वेलोसिटी है, तो ये वाला जो एंगल है दिस एंगल इज फाई। अब dt टाइम में तो पार्टिकल देखो यहाँ से यहाँ तक ही पहुंचेगा, वेलोसिटी बता बड़ा होगा लेकिन v dt वेक्टर तो छोटा ही आएगा ना। तो ये लेंथ आ जाएगी v dt। अब मुझे एरिया निकालना है, वो ये वाला एरिया निकालना है, क्योंकि dt टाइम में तो इतना ही एरिया स्वीप हुआ है। अब दिस एंगल इज फाई, मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये एंगल फाई है, तो ये वाला एंगल भी अप्रोक्सीमेटली फाई ही होगा ना, क्योंकि ये दोनों लाइन आर ऑलमोस्ट पैरेलल टू इच, तो दिस एंगल विल आल्सो बी फाई। तो इफ दिस लेंथ इज v dt, ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी, v dt sin फाई, और इसको हम r लिख देंगे। तो dA की वैल्यू हो जाएगी हाफ r v dt sin।
तो देखो एंगुलर मोमेंटम को हम mvr sin फाई पे लिख सकते हैं, L बाई एम, L बाई एम को क्या लिख सकते हैं, L बाई एम को लिख सकते हैं vr sin फाई, vr sin फाई बराबर हो गया L बाई एम, तो dA बाई dt कितना हो गया, L बाई 2m के बराबर। L is angular momentum of the planet with respect to the center of the sun। क्या एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए बच्चों, क्या एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए? देखो प्लैनेट पर जो भी फोर्स लग रहा है, क्या वो हमेशा सेंटर ऑफ द सन से ही पास हो रहा? यहाँ पे जब होगा तब भी फोर्स सेंटर ऑफ द सन से पास हो। Force on the planet always passes through the center of the sun। Force on the planet always passes through the center of the sun। So therefore what happens is torque on the planet about the center of sun is 0। So angular momentum of planet about center of sun remains conserved। L is constant। And since we have proved dA by dt बराबर होता है L upon 2m के, this implies dA by dt is also constant। And what Kepler did was Kepler was able to verify, मतलब he was able to actually observe these things के dA by dt की वैल्यू कांस्टेंट आ रही, ठीक है। एंड नाउ वी नो वो dA by dt जो है वो एंगुलर मोमेंटम के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो L बाई 2m के बराबर आता है। ये नोट कर लिया बच्चों, समझ में आई बात सबको? मतलब हम क्या कर सकते हैं प्लैनेट पेरिजी पर है, उसकी सन के सेंटर से डिस्टेंस मिनिमम है, वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। अपोजी पर है, सन के सेंटर से डिस्टेंस सबसे ज्यादा है, वहां पर वेलोसिटी उसकी मिनिमम होगी। इन दोनों वेलोसिटीज को पता लगा सकते हैं, हम लिख सकते हैं m इंटू वी मैक्स इंटू आर मिनिमम इज इक्वल टू m इंटू वी मिनिमम इंटू आर मैक्सिमम। तो m से m कैंसिल हो जाएगा, v मैक्स अपॉन v मिनिमम इज इक्वल टू आर मैक्स अपॉन आर मिनिमम। तो आर मैक्स कितना हो जाएगा, 1 प्लस ई, आर मिनिमम हो जाएगा 1 माइन, इनका रेशियो 1 प्लस ई, मैक्सिमम और मिनिमम वेलोसिटी का रेशियो 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई है।
हाँ बच्चों, अगले पेज पे चलें। ये नोट कर लिया सबने? ये नोट कर लिया बच्चों, आगे चले क्या? ओके, अब देखो हम क्या कर सकते हैं, ये मैक्सिमम और मिनिमम वेलोसिटीज क्या होंगी ये कैलकुलेट भी कर सकते हैं, है ना। मैक्सिमम और मिनिमम वेलोसिटीज क्या होंगी ये कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? इनका रेशियो तो पता चल ही गया हमें, बी मैक्स अपॉन बी मिनिमम कह दो उनको, या वेलोसिटी एट पेरिजी डिवाइडेड बाय वेलोसिटी एट अपोजी कह दो। वो कितना आ गया? 1 + e अपॉन 1 - e के बराबर तो आ ही गया। अगली इक्वेशन हम क्या यूज करें? एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन भी लगा देते हैं, फ्रॉम पेरिजी टू, फ्रॉम पेरिजी टू अपोजी। एनर्जी कंजर्वेशन फ्रॉम पेरिजी टू अपोजी, तो पेरिजी पर जब प्लैनेट होगा तो पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे -g कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर मिनिमम दैट इज a इंटू 1 - e। काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे हाफ स्मॉल एम इंटू वेलोसिटी एट पेरिजी का स्क्वायर। जब अपोजी पर पहुंच जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे -gmm/a इंटू 1 + e, और काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे हाफ m वेलोसिटी एट अपोजी का स्क्वायर। अब वेलोसिटी एट पेरिजी और वेलोसिटी एट अपोजी का रेशियो इतना होता है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी एट पेरिजी को वेलोसिटी एट अपोजी की टर्म्स में लिख सकते हैं, 1 + e अपॉन 1 - तो ये हो जाएगा -g कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन a इंटू 1 - e प्लस हाफ m इंटू वेलोसिटी एट पेरिजी का स्क्वायर, तो वी ए स्क्वायर इंटू 1 + e अपॉन 1 - e का होल स्क्वायर इक्वल टू -gmm/a इंटू 1 + e प्लस हाफ m वेलोसिटी एट अपोजी का स्क्वायर। ठीक है, तो हाफ m वेलोसिटी एट अपोजी का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, 1 + e अपॉन 1 - e का होल स्क्वायर -1, ये बराबर हो जाएगा gmm/a इंटू 1 - e माइनस gmm/a इंटू 1 + तो ये m कॉमन आकर के कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा ba² 2 और 1 + e का होल स्क्वायर -1 - e का होल स्क्वायर, तो न्यूमरेटर में 2e आ जाएगा, 4e आ जाएगा। ठीक है, न्यूमरेटर में आ जाएगा 4e, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 - e का होल स्क्वायर।
यहाँ से भी gm अपॉन a कॉमन आ जाएगा, तो ये बच जाएगा 1 माइनस ई इंटू 1 प्लस ई, और 1 प्लस ई में से 1 माइनस ई सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पर 2e आ जाएगा। तो क्या है, 2e से ये कैंसिल होकर के 2 आ जाएगा, ये 1 माइनस ई से ये ऐसा हो जाएगा, तो बी ए की क्या वैल्यू आ, बी की वैल्यू आ जाएगी ये 2b कैंसिल हो गया है ना, तो वेलोसिटी एट अपोजी कितना आ गया बेटे, अंडर रूट ऑफ जी एम बाई ए इंटू 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस, ये वेलोसिटी एट अपोजी। वेलोसिटी एट पेरिजी निकालोगे तो आ जाएगा अंडर रूट जी एम बाई ए इंटू 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस, ऐसा वेलोसिटी एट पेरिजी और वेलोसिटी एट अपोजी इतना इतना आ जाएगा, है ना। जो पास में है उसके लिए किस पेपर को दूर है उसके लिए बैठ, नोट कर लिया बच्चों, अगले पेज पे चलें। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है ना। किसी का बाकी है, अथर्व का बाकी है, कर लो कर लो। अब बात करते हैं
केपलर्स थर्ड लॉ। वो क्या कहते हैं कि द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ revolution of any planet around the sun is directly proportional to the cube of semi-major axis of its orbit. T square is directly proportional to A. इनफैक्ट अपन टाइम पीरियड डिटरमाइन कर लेते हैं। तो हमने अभी कहा है डी ए बाई डी टी बराबर होता है एल बाई टू एम के। इसका मतलब टोटल एरिया ऑफ द एलिप्स डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड ये भी एल बाई टू एम के बराबर होगा। एरिया ऑफ द एलिप्स का फॉर्मूला होता है पाई ए बी, है ना। देखो एक टाइम पीरियड में जो प्लैनेट का पोजीशन वेक्टर है क्या वो टोटल एरिया ऑफ द एलिप्स स्वीप कर लेगा एक बार इन वन कंप्लीट टाइम पीरियड। पोजीशन वेक्टर ऑफ प्लैनेट विद रिस्पेक्ट टू सन विल स्वीप द एंटायर एरिया ऑफ द एलिप्स। तो एरिया को लिख देंगे पाई ए बी, टाइम को लिख देंगे कैपिटल टी, 1/2m। एंगुलर मोमेंटम को कैसे लिखें? एंगुलर मोमेंटम तो सेम होता है, कहीं भी लिख दो, जो पेरिजी पर वैल्यू लिखोगे भाई अपोजी पर भी आएगी। तो m इंटू वेलोसिटी एट पेरिजी इंटू आर मिनिमम ऐसा करना है। तो यहाँ से जब आप चलोगे तो आ जाएगा पाई ए बी डिवाइडेड बाई कैपिटल टी, या कैपिटल टी की वैल्यू रख दो 2m इंटू पाई ए बी, या m से m कैंसिल कर दो। कैपिटल टी की वैल्यू आ गई 2 पाई ए बी डिवाइडेड बाई वेलोसिटी एट पेरिजी इंटू आर मिनट। तो ये हो जाएगा 2 पाई ए बी, वेलोसिटी एट पेरिजी हो जाएगा अंडर रूट जी मास ऑफ सन बाई ए इंटू 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस। और आर मिनिमम को क्या लिखते हैं बच्चों? ए इंटू 1 माइनस। ठीक है, अब देखो क्या होगा। देखो यहाँ डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है रूट ए इंटू 1 माइनस सी, और ऊपर लिखा हुआ है ए इंटू 1 माइनस सी। तो ये हो जाएगा 2 पाई ए बी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ जी मास ऑफ सन इंटू ए इंटू 1 प्लस ई इंटू 1 माइनस ई, तो ए इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। और ना हाउ डिड वी फाइंड एरिया एज पाई ए बी? वो आप मान लो बेटे, जैसे एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो इसमें क्या है
रेडियस तो अलग अलग है इसकी, है ना, तो इसमें पाई आर स्क्वायर की जगह पाई ए बी हो जाता है ना। आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर ए बी के बराबर हो जाएगा तो इट विल बिकम अ सर्कल, तो एरिया पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, है ना। तो स्पेशल केस में सही है तो काइंड ऑफ सही मान सकते हैं, तो दिस इज नॉट अ प्रूफ ऑब्वियसली, है ना। देखो ये ऐसा हो जाएगा, देखो बी और ए में क्या रिलेशन होता है, ई स्क्वायर को हम लिखते हैं 1 - बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, या बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर को आप लिख सकते हो 1 - ए स्क्वायर, या बी को आप लिख सकते हो ए इंटू √1 - e स्क्वायर, राइट। तो ये जो बी लिखा हुआ है इसको मैं ऐसा ही करता हूँ, ए इंटू √1 - e स्क्वायर लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 पाई ए स्क्वायर इंटू √1 - e स्क्वायर डिवाइडेड बाय √GMS ए इंटू 1 - e स्क्वायर। तो √1 - e स्क्वायर से √1 - e स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो वैल्यू आ जाएगी 2 पाई a raised to the power 3/2 डिवाइडेड बाय √G इंटू मास ऑफ सन। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, लॉ ऑफ टाइम पीरियड। केपलर्स थर्ड लॉ को लॉ ऑफ टाइम पीरियड भी बोलते हैं। ये बात समझ में आ गई बच्चों? सब गलत है ना? दिस इज द सेम फॉर्मूला वी गॉट हाउ। कौन सा सेम फॉर्मूला? अच्छा, सर्कुलर ऑर्बिट में, है ना। हाँ, द सेम फॉर्मूला वी गॉट फॉर टाइम पीरियड
ऑफ सैटेलाइट इन सर्कुलर ऑर्बिट, है ना। सर्कुलर ऑर्बिट के लिए ये फॉर्मूला हमें मिला था, वो क्या मिला था, 2πr⁵ डिवाइडेड बाई √gm। वहां पर क्योंकि सैटेलाइट अर्थ के राउंड रिवॉल्व करती थी तो मास ऑफ अर्थ लिखते थे अपन, और यहाँ पर प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं तो मास ऑफ सन ले रहे हैं, है ना। वहां पर सर्कुलर ऑर्बिट था तो रेडियस लिख लिया करते थे, और यहाँ पर इलिप्टिकल ऑर्बिट है तो सेमी मेजर एक्सिस ले रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है बच्चों। देखो फंडामेंटली अगर आप देखो तो सेम ही चीज हो रही है ना। फंडामेंटली अगर आप देखो तो सेम ही चीज हो रही है। भाई वहां भी क्या है, सर्कुलर ऑर्बिट में भी जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, और यहाँ पर भी क्या है, पास में बहुत सारी चीज होती है तो फंडामेंटली सेम ही चीज हो रही है ना। वहां भी एंगुलर मोमेंटम और एनर्जी कंजर्व है, यहाँ भी एंगुलर मोमेंटम और एनर्जी कंजर्व। बस सर्कुलर और इलिप्टिकल का फर्क है ना। एंगुलर मोमेंटम वहां भी कंजर्व है, यहाँ भी कंजर्व है, एनर्जी वहां भी कंजर्व है, यहाँ भी कंजर्व है ना। देखो मैं तुम्हें एक बात बताऊं कि क्या है, जैसे अगर ये अर्थ है मान लो, और अर्थ से हम किसी हाइट पर ऑब्जेक्ट को लेकर के जाएं, किसी हाइट पर एक ऑब्जेक्ट को लेकर के जाएं और उसको एग्जैक्टली √gm/r स्पीड दे दें। कितनी स्पीड दे दें, √gm/r, where r is the distance from the center of the earth। तो क्या होगा, वो एग्जैक्टली सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं उसको थोड़ी कम स्पीड दे दूं, < दे दूं, तो क्या होगा, वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में चला जाएगा, ऐसा हो सकता है। तो बस इनिशियल स्पीड अलग देने से क्या होगा, उसका पाथ इलिप्टिकल या सर्कुलर हो जाएगा, है ना। v < से ऐसा पाथ हो जाएगा। ज्यादा दे तब भी इलिप्टिकल ही रहेगा, लेकिन बशर्ते √2gm/r से कम होना चाहिए, एस्केप वेलोसिटी से कम होना चाहिए, है ना। अगर जैसे ये अर्थ है और आपने पार्टिकल को वेलोसिटी r डिस्टेंस पे जाकर के वेलोसिटी दे दी √1.5 gm/r, तब भी पाथ उसका कैसा होगा बेटे, इलिप्टिकल ही होगा, ठीक है। तब भी पाथ उसका इलिप्टिकल ही। जैसे मान लो मैं आपसे पूछ लूं अगर के ये सवाल ही कर लेते हैं ना, हम नोट तो कर लिया था ना तुमने वो सब,
मान लो हमसे कहा जाए कि एक पार्टिकल को हमने क्या किया, अर्थ के सेंटर से 2 टाइम्स कैपिटल आर डिस्टेंस पर ले गए। कितनी डिस्टेंस पर ले गए? 2 टाइम्स कैपिटल आर डिस्टेंस पर हम ले गए, और 2r डिस्टेंस पर ले जा करके हमने उसको वेलोसिटी दे दी। कितनी वेलोसिटी दे दी? अंडर रूट ऑफ 1.2 टाइम्स अंडर रूट gm/2r, ऐसी वेलोसिटी दे दी। तो हमें बताना है कि टाइम पीरियड क्या होगा। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर पाथ, अर्थ। एक्सप्रेस योर आंसर इन टर्म्स ऑफ कैपिटल G मास ऑफ अर्थ, कैपिटल R किनके टर्म्स में? टाइम पीरियड एक बच्चा बोल रहा है इट विल बी सेम। हाँ, वी कैन यूज द सेम फॉर्मूला, यस। अब लोग क्या कर सकते हैं, देखो हम लोग लिख सकते हैं टाइम पीरियड इज 2 पाई a⁻³ डिवाइडेड बाई रूट gm। क्या पाथ इसका सर्कुलर होगा या इलिप्टिकल होगा? पाथ इलिप्टिकल होगा या सर्कुलर होगा बच्चों? पाथ विल बी इलिप्टिकल। सर्कुलर पाथ तब होता जबकि हम इसको रूट gm/2r वेलोसिटी दे देते, है ना। स्मॉल r 2r है ना, तो अगर इतनी वेलोसिटी दे देते तो पाथ कैसा होता? सर्कुलर। उससे ज्यादा दिया है ना। अच्छा, एस्केप वेलोसिटी से तो कम ही वेलोसिटी दी है हम। एस्केप वेलोसिटी तो होती है √2 gm/r, यानी 1.41 gm/m, उससे कम दी। अब हमें ये फॉर्मूला लगा सकते हो, बस एक ही वैल्यू तो डिटरमाइन करनी पड़ेगी ना। आपको क्या डिटरमाइन करना पड़ेगा? एक ही वैल्यू डिटरमाइन कर, व्हाट इज सेमी मेजर एक्सिस, ये पता करना पड़ेगा। कहाँ डिनोमिनेटर में 1.2 होगा? कहाँ की बात कर रहे हो बेटे 1.2 आएगा? नहीं, वैसी बात नहीं। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, ये सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ तो पता करनी पड़ेगी ना। मान लो इसका पाथ ऐसा, तो सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ तो पता करनी पड़ेगी। अब देखो ये वाला पॉइंट डेफिनेटली वन ऑफ द पेरिजी और अपोजी वाला पॉइंट तो है डेफिनेटली, क्योंकि वेलोसिटी पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो पेरिजी। और दूसरा पॉइंट हम ऐसा मान लेते हैं जहां पर फिर से वेलोसिटी इसकी लेंथ के पोजीशन के परपेंडिकुलर हो जाती है, वहां पर वेलोसिटी v मान लेते हैं। तो दो इक्वेशन लिख देंगे, m इंटू ये वाली वेलोसिटी इज 1.2 अंडर रूट
GM by 2R into 2R, ये किसके बराबर हो जाएगा? MB। तो ये M से M कैंसिल हो गया, है ना? BR में ये रिलेशन आ गया, या B को आप लिख सकते हो 1.2, 1.2 को हम 6/5 लिख देते हैं, ऐसा करते हैं, तो ये हो जाएगा 6 into 2 is 12, 12/5 into under root of GMER by GMER by, ये ऐसा हो जाएगा। और यहाँ पे R आ जाएगा, राइट? अगली इक्वेशन एनर्जी कंजर्वेशन की लगा लो। एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन कैसे लगाएं? हाफ mv स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर दें, तो 1.2 का स्क्वायर हो जाएगा 36/25 into GME by 2R minus GMEM by 2R equal to half mv square minus GMEM by R. तो 9 GM by 25 R minus GME by 2R equal to v स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से जैसे सब्स्टिट्यूट कर दूं मैं, तो 144 divided by 25 R square into GME R by 2 minus GME by R। तो GME से GME से GME से ये GME कैंसिल हो जाएगा, और इन दोनों में से मैं क्या करता हूँ, 50R एलसीएम ले लेता हूँ। तो 18 टाइम्स GME माइनस GME कैंसिल हो गया था एक्चुअली, तो 18 माइनस 9 ऐसा आता है, 18 माइनस 18 माइनस 25, 18 माइनस 20 इक्वल टू RHS में हमारे पास आ गया है, और ये 4 है, तो ये 36 बार कैंसिल हो जाएगा, 36R by 25R square, 36R by 25R square minus 1 by R, तो -7/50R यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से 25R स्क्वायर एलसीएम ले लें, तो 36R माइनस
25 R ऐसा, इसको उधर शिफ्ट कर दो तो -7R² इज इक्वल टू 72R² माइनस 50 r इंटू कैपिटल। तो ये आ जाएगा 7R² माइनस 50 इंटू कैपिटल R प्लस 72R² इज इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास स्मॉल r की वैल्यू मिल जाएगी, वो हो जाएगा माइनस, देखो स्मॉल r की पूरी वैल्यू भी पता लगाने की जरूरत हमको नहीं है, आप तो R1 प्लस R2 की वैल्यू पता करें। R1 प्लस R2 कितना आ रहा है, B बाई A, है ना, 50R/7 इसमें से एक डेफिनेटली R मिनिमम है, दूसरा R मैक्सिमम है। तो एक वैल्यू हमें दी गई है कितनी, 2R, तो दूसरी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 50 में से 14R सब्ट्रैक्ट करें तो 36R/7 के बराबर ये वैल्यू। ये बात समझ में आ रही है बच्चों?
तो 36r/7 और 2r, ये इस तरह के दो रूट्स इसके आ जाएंगे। तो एक 2r डिस्टेंस पे ये तो हमें पता ही, दूसरी 36r/7 आ जाएगी, है ना। और इनफैक्ट ये दोनों रूट्स पता भी ना करें तो हमें तो r1 प्लस r2 जानने की जरूरत है ना, यही तो 2a है, r1 प्लस r2 ही तो 2a है। तो इसका मतलब सेमी मेजर एक्सिस की क्या लेंथ आ गई, 25r/7। सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ आ गई 25r/7। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा बेटे, टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई 25r/7 की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई √g इंटू मास ऑफ। समझ में आया बच्चों क्या किया हमने? अप्रोच समझ में आई कैसे किया? देखो एक बार फिर से मैं तुम्हें बता देता हूँ कि क्या है। अ, हमने एक सैटेलाइट को क्या किया था, या सैटेलाइट को किसी भी पार्टिकल को अर्थ के सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर लेकर के गए, ट्वाइस द रेडियस डिस्टेंस पर लेकर के गए और उसको वेलोसिटी दे दी। कितनी वेलोसिटी दे दी, 1.2 √gm/2, यानी जो ऑर्बिटल स्पीड होती है सर्कुलर पाथ के लिए उसका 1.2 टाइम्स दे दिया। तो क्या है, हमें पता लगाना था टाइम पीरियड, तो हमने कहा यार ये इलिप्टिकल पाथ में चलेगा और हम क्या करते हैं, उस इलिप्टिकल पाथ की अगर सेमी मेजर एक्सिस पता चल जाए तो बात बन जाए, क्योंकि रेडियस के परपेंडिकुलर अभी वेलोसिटी है, बाद में भी जब इस रेडियस के परपेंडिकुलर वेलोसिटी हो जाएगी तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, बस यही किया। है ना, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन लगाई, एनर्जी की इक्वेशन लगाई और उससे ये वाली वैल्यू और पता कर ली। इन दोनों को ऐड कर दिया, डिवाइड बाय 2 कर दिया, वो सेमी मेजर एक्सिस है तो उससे टाइम पीरियड पता चल जाए। इज दिस क्लियर बच्चों? अच्छा देखो, जैसे मैं तुमसे ये पूछूं कि अगर अपन ने ये सवाल किया था ना कि
अर्थ के सेंटर से 2r डिस्टेंस पर एक पार्टिकल को ले जा करके कितनी वेलोसिटी दें कि उसका पाथ ऐसा हो जाए। ऐसा सवाल किया था कि नहीं किया था? अच्छा, अब मुझे बताओ, अब इस वेलोसिटी को तुम क्या डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो क्या? अब वेलोसिटी भी बताओ और टाइम पीरियड भी बताओ, दोनों करो। फाइंड वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड फॉर पाथ एज शोन इन फिगर। अच्छा, ये पोजीशन पेरिजी की पोजीशन है या अपोजी की पोजीशन है? दिस इज अ पोजीशन ऑफ पेरिजी और अपोजी? अपोजी। तो वेलोसिटी एट अपोजी पता लगाना है, तो उसका फॉर्मूला मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो, वहां पर रिवॉल्यूशन सन के अराउंड होता था तो सन का मास लिखते थे, यहाँ अर्थ के अराउंड हो रहा है तो अर्थ का मास लिख देंगे, तो रूट जी मास ऑफ अर्थ बाई ए। अपोजी पर वेलोसिटी कम होती है तो 1 - e/1 + e। और 1 - e/1 + e भी पता है क्या होता है? ये आर मिनिमम अपॉन आर मैक्सिमम ही तो होता है। तो ये हो जाएगा √GME/a। व्हाट इज ए? देखो, इसकी जो मेजर एक्सिस है क्या वो 3r के बराबर है? तो 2a, मेजर एक्सिस को 2a लिखते हैं तो दैट इज 3r। तो a बराबर है 3r/2। तो 3r/2। r मिनिमम इज r मैक्सिमम इज 2r। तो ये आ रहा है √2GME/3r इंटू 1/2। तो आ जाएगा √GME/3r। ये तो इसका आंसर है। टाइम पीरियड की जहां तक बात है तो वो हो जाएगा 2πa⁵ मास ऑफ अर्थ। ए इज व्हाट? 3r/2। तो 3r/2 डिवाइडेड बाई √g इंटू मास ऑफ अर्थ। ऐसा टाइम पीरियड की वैल्यू। समझ में आई बात बच्चों? दोनों दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आए? वेलोसिटी हमने कैसे लिख लिया और टाइम पीरियड कैसे लिख लिया? देखो, ये जो वेलोसिटी है ये हमने एंगुलर मोमेंटम और एनर्जी कंजर्वेशन करके ही तो पता लगाया था। तो इस फॉर्मूले में हम ऑलरेडी एंगुलर मोमेंटम और एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर चुके हैं।
ये बात समझ में आ गई बच्चों सबको? तो ये हमारा जो है बच्चों क्या है, ग्रेविटेशन कंप्लीट होता है आज, ठीक है। दिस कंप्लीट्स अवर ग्रेविटेशन। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन और कराता हूँ तुमको, देखो है ना, अच्छा क्वेश्चन है, कई लोग उसका आंसर गलत बता देते हैं। मान लो क्या है, हमसे कहा जाए कि ये प्लैनेट का पाथ है और यहाँ कहीं पे सन है, और ए से बी, बी से सी, सी से डी, ऐसे प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो मुझे पता लगाना है कि इन चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही। बी से सी से डी जाने का टाइम और डी से ए से बी जाने का टाइम बराबर है, बी सी डी और डी ए बी बराबर है, बी सी डी इज ग्रेटर देन डी ए बी, या बी सी डी इज लेस देन डी ए बी, या none of the, cannot say। क्या आंसर आएगा बच्चों, बताते जाओ जल्दी जल्दी। सो द करेक्ट आंसर इज बी। कई लोगों ने बी बताया, है ना। बी बात मान ली जाएगी, बी इज वाकई में द करेक्ट आंसर। अब देखो कुछ लोग कह रहे हैं कि सर देखो एरिया तो बराबर है ना यार, आप बी क्या बोल रहे हो। देखो जितना एरिया ये है उतना ही एरिया ये, तो एरिया तो बराबर है, तो टाइम भी सेम होना चाहिए। भाई ये वाला एरिया बराबर होने की बात नहीं कही है। कौन सा एरिया बराबर होने की बात कही है? एरिया स्वेप्ट बाय द प्लैनेट विद रिस्पेक्ट टू द
एरिया सर्व्ड बाय पोजीशन वेक्टर ऑफ प्लैनेट विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ द सन। तो सेंटर ऑफ द सन के रेस्पेक्ट में बी पॉइंट पे पोजीशन वेक्टर ऐसा है, फिर वो पोजीशन वेक्टर चेंज होते होते इस तरह से सी तक पहुंचता है और उसके बाद चलते चलते डी तक आता है। तो इसको कहते हैं ये वाला बीसीडी में इतना एरिया स्वीप हुआ और उसके बाद जो एरिया स्वीप हुआ है वो ऐसा हुआ। कौन सा एरिया ज्यादा है, बीसीडी वाला या डीएबी वाला? बीसीडी वाला एरिया ज्यादा है, बिल्कुल सही बात है। फोकस से नापेंगे एरिया स्वेप्ट, कहाँ से नापेंगे? फोकस से, सेंटर ऑफ द सन से नापेंगे। तो उस हिसाब से एरिया बीसीडी में ज्यादा स्वीप हो रहा है। ज्यादा एरिया तो ज्यादा टाइम, है ना। या एक लॉजिक और लगा सकते थे आप कि जितनी डिस्टेंस, बिल्कुल सही बात है। अगर डिस्टेंस अपॉन टाइम के हिसाब से करें, डिस्टेंस अपॉन स्पीड के हिसाब से करें, तो बीसीडी में वाले पाथ में प्लैनेट सन से दूर रहा है, एवरेज डिस्टेंस जो रही है वो सन से ज्यादा रही है इन कंपैरिजन टू डीएबी, है ना। तो डीएबी में स्पीड ज्यादा होगी, बीसीडी में स्पीड कम होगी, डिस्टेंस जो चला है वो बराबर डिस्टेंस चला है। तो इसका मतलब क्या होगा, बीसीडी में जो समय लगेगा वो कम लगेगा, नहीं ज्यादा लगेगा, क्योंकि स्पीड कम रही है तो टाइम ज्यादा लगेगा, है ना? ये बात ठीक है बच्चों, इस तरह से करेंगे। बाकी फिर हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, है ना। बस हो गया अपना कंप्लीट, ये दिस लेसन इज नाउ कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर विल बी करंट इलेक्ट्रिसिटी। अरे मैंने क्या बोला था, नेक्स्ट चैप्टर इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी होगा। ये वीक का डिस्कशन अपन संडे को ही करेंगे बच्चों, है ना, संडे को ही करेंगे।
संडे को वी विल डिस्कस ग्रेविटेशन की शीट डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। ठीक बच्चों, अरे एक मिनट लेट मी सेव नोट्स बच्चों। ओके ओके एक्सरसाइज 1 तो बनाओ पहले भाई, एक्सरसाइज 1 तो बनाओ।